मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मी, सुन लें आप, कोनैन ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी आवाज नीची कर लो लड़की, तुम्हारे दादाजी ने सुन लिया तो खूब हंगामा होना है। आसिया बेगम ने उसको चुप रहने का इशारा किया। ऐसे कैसे नीची कर लूं? रिश्ता ज़ुबी का आया, आपने मुझे पेश कर दिया। माना कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद आती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं बड़ी बहन के लिए आया रिश्ता छोटी को दे रखो। मुझे हरगिज शादी नहीं करनी अम्मी, आप साफ कह दें, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं। वो हाथ नचा नचा के अपना दिफा कर रही थी। तो मुझसे जूता खाएगी तो सुकून करेगी, बहुत चलने लगी है तेरी जुबान। आसिया बेगम ने उससे घर का। हाँ तो मैं क्या बोझ हूँ जो इतनी छोटी सी उम्र में मुझ पे जुल्म करने लगी हैं? छोटी पूरे 18 साल की हो गई हो। आसिया बेगम ने उसको घर का। और जुबान 50 साल फफकुटनों की औरतों जैसी है। पास बैठे 15 साला मुराद ने लुकमा दिया। अपनी चोंच बंद रखो कड़वे करेले। वो भी दूबदू लड़ने को तैयार हुई। अम्मी वो अपने डीएसपी दामाद की उम्र क्या है? मुराद ने चिप्स मुंह में डालते ऊंची आवाज में पूछा। 26 साल का है शायद। क्यों? वो सादगी में बता गई। क्या 26 साल का? कोनैन का तो मुंह खुला का खुला रह गया, उंगलियों पे हिसाब करने लगी। अम्मी पूरे 18 साल बड़ा है वो मुझसे, अंकल टाइप। अम्मी कसम है आपको, मैंने इतने बड़े अंकल से शादी नहीं करनी। वो अब की बार मिनमिनाई। नैन मुंह पे थप्पड़ पड़ेंगे अब तुझे। मियाँ बीवी की उम्रों में फर्क कौन देखता है? मैं देखती हूँ ना। अपनी तरफ शहादत की उंगली करते बात काटी। अम्मी प्लीज मना कर दे, मुझे नहीं करनी। ज़ुबी बड़ी है, पहले ज़ुबी की करें। कोनैन ने फिर से एहतजाज किया। तुम्हारी और ज़ुबी की एक साथ शादी होगी। एक साथ? अम्मी 2 लड़कियों की शादी एक साथ कैसे हो सकती है? शादी के लिए 2 लड़के भी चाहिए। हाँ तो है ना, एक तुम्हारे साथ बुरहान और दूसरा ज़ुबी के साथ उमैर। आसिया बेगम ने उस पे बम फोड़ा। व्हाट? उमैर भाई? वो कहाँ से आगे बीच में? वो तो शुरू से हैं। बहन बीच में तो तुम्हारे होने वाले शौहर जी आए। मुराद ने फिर से लुकमा दिया। मुराद ये कम है दिमाग का दही करने के लिए जो तुम भी साथ शुरू हो गए। अब की बार मुराद को डांट पड़ी। अम्मी आप मेरी बात सुन लें, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो मैंने एंड टाइम पे इनकार कर देना है। कोनैन ने अपनी तरफ से सही वाली धमकी दी। दूसरी तरफ से उड़ती हुई फ्लाइंग जूती आके उसके कमर पे लगी। हाय अम्मी क्या किया ये? मार डाला। वो दर्द से कराही। उस दिन करना इनकार, इसी तरह सबके सामने तुम्हें जूतों से नवाजूंगी। वो उसको दांत कचकचा के देखती बोली। अम्मी आप पे कत्ल का मुकदमा चलेगा। एक कमसन दुश्शीजा को मारने के जुर्म में फांसी ना भी हो, उम्र कैद जरूर होगी। उसके नए ख्यालात सुनती आसिया बेगम के तो दिमाग में लगे। जब वहां मौजूद चच्ची जान मुनीजा की हंसी कंट्रोल ना हुई। कोई भी आसिया बेगम से इस टोन में बात नहीं करता था, लेकिन कोनैन को कोई रोक नहीं सकता था। वो शुरू होती तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता था। वो मुंह बना के अंदर बैठी अब अपने बाप का इंतजार कर रही थी कि तभी ज़ुबी उजलत में उसके पास आ बैठी। नैन मेरी प्यारी बहन प्लीज इस शादी से इनकार मत करो ना। क्यों? आपको क्या मसला है? नैन ने आईब्रो अचकाते पूछा। प्लीज समझ जाओ ना। वो मिनमिनाई। क्या समझूं? समझाओ ना। वो माथे पे बल डाले बोली। मुझे ना वो उमैर पसंद है। ज़ुबी ने एकदम से शर्मा के अपना चेहरा छुपा लिया। कोनैन गहरा सांस भरते नाक फुलाते उसे देखने लगी। मतलब ये सारा किया धरा तुम्हारा है। खुद तो अपने प्यार के संग भग्गी में बैठकर निकल जाओगी, मुझे क्यों फंसा दिया? वो भी उस 26 साल अंकल के साथ। नैन की फिर से वही रट शुरू हुई। प्लीज यार नैन मेरी बहन, शादी तो करनी है ना, तो उसी से कर लो। बहुत अच्छे हैं वो, अगर इतने अच्छे हैं तो खुद कर लो। मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? बकरा नहीं बकरी। मुराद ने फिर से लुकमा दिया। नैन ने उसे घूर के देखा। प्लीज यार मेरी बहन नहीं। बहन अपनी जगह मेरी उन पुलिस वालों से नहीं बनती। इंतहाई रिश्वतखोर होते हैं ये, और पेट की तोंद ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने कैदियों को खा के आए हों। उसके बाद पे ज़ुबी का मुंह खुल गया। वो ऐसे नहीं है, तुमने उन्हें देखा नहीं ना? वो बहुत हैंडसम है नैनो, मेरे हैंडसम लोगों से भी नहीं। अब हैंडसम लोगों को साथ चला लो तो लोग उन्हीं की तारीफ करते हैं, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। ज़ुबी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये नहीं सुनने वाली। मुराद ने अफसोस से सर झटका, जबकि ज़ुबी गहरा सांस भर के रह गई। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उम्मे खानम ने बुरहान खान से पूछा। किस बात पे एतराज? उम्मे खानम यही कि उन्होंने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता देने का कहा है। वो थोड़ा उदासी से बोली। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो आप जिसे भी पसंद करेंगी मेरे लिए वो ही अनमोल होगी, बुरहान ने मोहब्बत से कहा। पर बेटा तुमने कहा था ना कि एज में ज्यादा छोटी ना हो, तो ये तुमसे तकरीबन 8 साल छोटी है। उम्मे खानम ने अपनी परेशानी की असल वजह बताई। बुरहान भी एक पल चुप हो गया। उम्मे खानम आप जो भी फैसला लेंगी वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, वो मुस्कुरा के कहते पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया।
जबकि उम्मे खानम फोन पे आसिया को इत्तला देने लगी ताकि बाकायदा रस्म अदा हो सके। आसिया ने तो फौरन घर भर में उसी वक्त सबका मुंह मीठा करवाया, जबकि दूर बैठी कोनैन बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। दांत पीसते अपनी अम्मा को देखा। ये जरूर निकाह का थिएटर लगाना है उन्होंने। नैन ज़ेरे लब बड़बड़ाए, कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी दोनों बेटियां एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। 1 मिनट अम्मी, ये क्या कह रही हैं? अभी तो सिर्फ निकाह का बोल रही थी ना आप। नैन को बेसाख्ता चक्कर सा आया। हाँ, हमारा इरादा बन रहा है। मैं जुबी को रिख्सत करूं या ना करूं, तुम्हें जरूर कर दूंगी। वो इससे उस अंदाज में बोली कि एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। नैन ने हैरत से अपनी माँ को देखा और हंसते हुए नफी में सर हिलाया। आपने हर मोड़ पे साबित किया आप मेरी सगी माँ नहीं हैं। कोनैन का दिल सख्त दुखा। आसिया उसका चेहरा देखती लाजवाब हुई थी। बहुत शौक है ना आपको मुझे इस घर से निकालने का, तो साफ साफ कह देती। इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो तल्ख हुई। नैन, जहांगीर साहब की अचानक आमद पे कोनैन चौंकी, लेकिन आसिया बेगम अभी भी उसकी बात में अटकी हुई थी। तुम्हारा निकाह और रुखसती मेरे कहने पे हो रही है, समझी तुम? अब जाओ अंदर। जहांगीर साहब का गुस्सा हमेशा से ही मशहूर था, इसलिए सभी उनके गुस्से से हाइफ रहते थे। कोनैन को आज शदीद दुख हुआ था। अपने कमरे में आते वो दरवाजा लॉक कर गई थी और आंसू लिए बिस्तर की जानिब बढ़ी। दराज से अपनी माँ की तस्वीर निकालते अपने सीने से लगाई। मिस यू मामा। नसीम बेगम जहांगीर साहब की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी आसिया से उनके 2 बच्चे थे, शहजम और जुबारिया। नसीम बेगम उनकी दूर पार की रिश्तेदार थी। खानदाद के कहने पे जहांगीर ने उन्हें सहारा देने के लिए उनसे शादी कर ली। उनमें से भी उनके 2 बच्चे थे, कोनैन और मुराद। लेकिन मुराद की पैदाइश पे उनकी हालत खराब हो गई थी और वो अपनी खालिक हकीकी से जा मिली। मुराद को आसिया ने माँ बन के पाला, तो कोनैन को भी उन्होंने बहुत चाहा थी। इस वक्त कोनैन 4 साल की होने वाली थी, जबकि अब तो वो 18 की थी। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था, आसिया बेगम ने धीमे से जहांगीर से कहा। वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। आप अगर बोलती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ती। वो भी अफसुर्दा हुए। आप उससे सख्ती से ना पेश आए। कुछ दिन की मेहमान है, बोलने दे, जो कहना चाहती है कह लेने दिया करें। वो जहांगीर को समझा रही थी। बेटी जात है, सबके सामने यूं जबान दराजी नहीं करनी चाहिए उसे। खैर, अगले हफ्ते शादी की तारीख रखी है। जुबी और कोनैन को एक साथ रुखसत करने का इरादा है। अल्लाह अच्छा वक्त लाए। वो बहुत जुज्ब के आलम में बोले, इंशाल्लाह। कोनैन कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि आसिया बेगम ने लब भेजे। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और तुम कॉलेज जा रही हो, अब पढ़ाई को खैर बात कह दो, उन्होंने उसे झटकते हुए कहा। कोनैन ने उन्हें कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। नाश्ता करते ही उठ खड़ी हुई। गाड़ी वाला लेने आ गया था। वो खामोशी से बाहर निकल गई। सारे रास्ते वो भी खामोश रही। कॉलेज पहुंची तो अजीब सा रश पड़ा था। क्या हुआ है भाई, क्यों इधर इतना झुमकट्टा लगा हुआ है? कोनैन ने आगे बढ़ते पूछा तो सामने एक लड़की जमीन पे पड़ी थी। कोनैन का दिल थक से रह गया। बेचारी ने शायद कूद के जान दे दी। पता नहीं कब से इधर ऐसे पड़ी थी, किसी ने लुकमा दिया। कोनैन ने ऊपर देखा तो 4 मंजिला इमारत थी। उस लड़की का चेहरा वाजिया नहीं था, वो मुंह के बल गिरी हुई थी और खून में लथपथ पड़ी थी। कोनैन, किधर हो तुम? सवेरा उसके पास भागती हुई आई तो वो होश में आई। ये सब क्या है सवेरा, ये लड़की कौन है? कोनैन घबराई हुई थी। नैनी, ये फौजिया है। सवेरा के बताने पे कोनैन ने बेयकीनी से उसे देखा। फौजिया, ये क्या कह रही हो? कोनैन ने तड़प के उसे देखा। फौजिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, सब कह रहे हैं इसने खुदकुशी की है। कोनैन उसकी बात सुनती फौजिया की जानिब बढ़ी, लेकिन सवेरा ने उसे रोक लिया। पुलिस किसी को आगे नहीं जाने दे रही और कोई भी इस मामले में नहीं पड़ रहा, तुम भी पीछे रहो। वो मेरी बहन की तरह थी सवेरा, कैसे छोड़ दूं? मुझे उसे देखना है, कोनैन ने आंसू बहाते कहा। वो जा चुकी है कोनैन, और आगे जाके अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। चलो यहाँ से। सवेरा ने उसका हाथ थामे खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती फौजिया की तरफ लपकी। अभी वो फौजिया तक पहुंची थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में रोक लिया। प्लीज मुझे देखने दे, क्या पता फौजिया जिंदा हो, प्लीज देख लेने दे। इजाजत नहीं है, पीछे हट जाओ, हवालदार ने गुस्सीले लहजे में कहा। कैसे हट जाऊं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कैसे उसे ना देखूं? वो गुस्से से चीखी थी। उसकी आवाज सुनता इंस्पेक्टर दामीर उसकी जानिब मुड़ा। किस बात का शोर हो रहा है? वो थोड़ा गुस्सीला मशहूर था। कोनैन की तरफ आते उसे गहरी नजरों से देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है कि मरने वाली लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, कितना गहरा ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर दामीर ने उसे सर से पांव तक देखा।
मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है प्लीज। कोनैन ने आंसू पोंछते फिर से इजाजत तलब की। ओहो, तो मिलना है, देखना है, लेकिन वो तो मर गई है। अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई है या मार दी गई है। इंस्पेक्टर ने माथे पे बल लाए। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी, वो जानती है खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है, वो कभी हराम मौत को गले नहीं लगाएगी। कोनैन की बात पे इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा। कोनैन तड़प उठी थी। कोनैन ने आगे बढ़ना चाहा कि इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। कोनैन के देखने पे सर नफी में हिलाया। हाथ छोड़े मेरा, क्यों टच किया मुझे? वो उस पे चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अभी ले जाके थाने में बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। क्यों, तुम्हारे बाप का राज है जो बंद करेगा? कोनैन अपनी असली टोन में आ चुकी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की, यू बिच। उस इंस्पेक्टर ने कोनैन को गाली दी और गुस्से में कोनैन का हाथ इंस्पेक्टर पे उठा। सब तरफ एक पल को खामोशी छा गई। हैरत से वो कोनैन को देखने लगे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अब अगर कोई गलत लफ्ज भी कहा तो। कोनैन ने उंगली उठाते वार्न किया। इंस्पेक्टर दामीर अपने गाल पे हाथ रखे कोनैन को सख्त घूर रहा था। फिर हवालदार की जानिब देखा जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेके चलो साथ, डालो इसे पुलिस वैन में। पुलिस वाले पे हाथ उठाती है, इसे तो वो सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दामीर का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। छोड़ो मुझे। कोनैन ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन ना कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, ना किसी ने उसकी पुकार सुनी। सवेरा सर पीट के रह गई। इस मामले में कोनैन को घुसने से मना किया, लेकिन उसकी जज्बाती तबीयत। पुलिस कोनैन को पकड़ के वैन में डाल चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने कोई मदद ना की। सवेरा भी बेबसी से देखती रह गई, लेकिन फौरन उसके घर कॉल मिलाई। उसके भाई मुराद का नंबर था उसके पास। मुराद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मुराद के अलावा किसी का नंबर नहीं था उसके पास। या अल्लाह, कोनैन की हिफाजत फरमाना। सवेरा बेबसी से बस दुआ करती रह गई। छोड़ो मुझे, क्यों लाए हो यहाँ? वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही कोनैन का दिल लर्जा। अगर उसके घर में किसी को पता चल गया कि वो पुलिस स्टेशन है तो बाबा तो जान से मार डालेंगे। दिल ही दिल में वो घबराई। बहुत शौक है ना तुम्हें पुलिस वाले पे हाथ उठाने का? अब तुम्हारे नाम की FIR दर्ज होगी, सीधा जेल जाओगी। दामीर ने दांत चबाते हुए कहा। गलती आपकी है, आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाजत लेनी चाहिए और फिर ऊपर से गाली भी निकाली। माफी मांग लेते तो मैं थप्पड़ ना मारती। वो भी दूबदू होते बोली। माफी? और वो भी तुमसे? माय फुट। तुम्हारी तो हालत ऐसी करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। दामीर के गुस्सीले लहजे पे अब की बार कोनैन बहुत सख्त घबराई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हाथ अचानक से उठा था। मेरी दोस्त की अचानक डेथ हुई है और आपने मुझे उसको देखने भी नहीं दिया, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। कोनैन ने अब थोड़ा मुफाहमाती अंदाज अपनाया। तुम्हारे गुस्से की ऐसी की तैसी, तुम्हें तो अब सजा होगी। और शब्बीर, काट इसके नाम की FIR। पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में इसे कम से कम कितनी सजा होगी? अब दामीर उसका नोखेज सरापा देखता अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता खबासत से मुस्कुराया। सरकार, पूरे 5 साल। हवलदार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसकी जुबान बोल रहा था। कोनैन बुरी तरह पैनिक हुई। खबरदार जो मेरे खिलाफ झूठी FIR काटी, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। कोनैन ने दोनों को उंगली उठाते वार्न किया। दामीर गुस्से से अपनी जगह से उठता कोनैन की कलाई फिर से सख्ती से थामे उसे जेल में ले जाके पुश किया। वो नीचे जमीन पे जा गिरी। हथेलियों पे रगड़ लगने से उसे सख्त तकलीफ हुई। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे बाप का घर है जहां तुम चिल्लाओगी और अपना एटीट्यूड दिखाओगी तो सब सहन कर लेंगे? तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए इंस्पेक्टर दामीर बना है। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलती हो। कोनैन को बालों से पकड़ के उसका चेहरा अपनी जानिब करता वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया। तुम गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। कोनैन को भी इस पे सख्त गुस्सा आया। तुम जैसे 2 नंबर पुलिस ऑफिसर चटाख। दामीर का हाथ उठा था जो कोनैन के चेहरे पे 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया। कोनैन को लगा पूरी दुनिया ही हिल गई हो। थप्पड़ था ही इतने जोर का कि उसका दिमाग छनछना उठा। अभी ये आगाज है, अभी देखो आगे क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से की तिक्का बोटी ना की तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर दामीर नहीं। दामीर ने गुस्से से उसे पीछे धकेला तो वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। अम्मी, बेइख्तियार उसके मुंह से ये लफ्ज निकला। उसके मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। चक्कर अलग आ रहे थे। दामीर उसे नखवत से देखता और खड़ा हुआ और एक तरफ थूकता बाहर निकल गया। मेरे आने तक किसी भी किस्म की इसकी जमानत कबूल नहीं होगी, समझे तुम? हवालदार को वार्न करता वो बाहर निकल गया।
اس کے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد DSP برہان خان پولیس اسٹیشن پہنچا اور آج کی رپورٹس لینے لگا۔ لڑکی کی خودکشی کا کیس بھی اس کے گوش گزار کر دیا گیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے سننے لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ خیر اس کے سب قریبی رشتہ داروں کا پتہ کرو، اس کے ماں باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، سب کی لسٹ چاہیے مجھے، DSP نے سنجیدگی سے کہا۔ سر ایک لڑکی کو پکڑا ہے سردامیر نے، وہاں بہت سین کریٹ کر رہی تھی۔ سردامیر کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا۔ حوالدار شبیر نے فوراً سب بتاتے اپنا دامن بچایا کیونکہ وہ DSP برہان خان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ لے کے آؤ اسے یہاں، برہان نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ تو حوالدار تھوڑا گھبرایا لیکن پھر کونین کو حوالات سے نکالتے اسے برہان کے آفس میں لے کے آیا۔ کونین کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ DSP برہان ایک لمحے میں اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے دونوں بہنوں کی تصویر دکھائی تھی اور یہ ان میں سے ایک تھی۔ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا الجھا، اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہ حالت کس نے کی؟ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ کونین نے سر اٹھا کے سامنے کھڑے اس ہینڈسم لیکن غصیلے پولیس آفیسر کی جانب دیکھا۔ اب بھی وہ ایک پولیس والے سے تھپڑ کھا چکی تھی، اب مزید نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے واپس سر جھکا لیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کونین، کیا ہے یہ سب؟ برہان اب کی بار غصے سے بولا تو اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ اب کی بار سر اٹھا کے اسے حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کونین نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم پہ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ اب کی بار اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ کونین 2 قدم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا پلیز، مجھے آپ شریف آدمی لگتے ہیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ میرے گھر والوں کو پتا چلا تو نہ جانے کیا ہو جائے، ابو تو مجھے جان سے مار ہی ڈالیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، انہیں پتا چلا میں تھانے میں بند ہوں، وہ تو مجھ سے ہر تعلق ہی توڑ ڈالیں گے، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے بول رہی تھی۔ ایک تھپڑ سے ہی کونین کا دل بری طرح سہم چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا وہ لڑکی ہے اور ایک لڑکی کے لیے پولیس اسٹیشن سب سے گندی جگہ ہے، اسے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ بیٹھو، برہان نے نرمی سے اسے چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیل بجاتے اس نے پین کو بلایا تھا۔ پانی لے کے آؤ، اسے کہتا خود کونین کے سامنے ٹیبل پہ ذرا سا تچھا ہو کے بیٹھا۔ تم نے پولیس والے پہ ہاتھ اٹھایا؟ برہان کی بات پہ کونین کی آنکھیں نم ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا ہاتھ تھاما اور گالی بھی دی۔ وہ بچوں کی طرح اب اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے برہان کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ انسپکٹر دامیر کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ پانی پین ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا۔ برہان نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے 2 گھونٹ بھر کے چھوڑ دیا۔ تمہارے چہرے پہ کس نے تھپڑ مارا ہے؟ وہ بار بار اس کا مومی سوجا ہوا گال دیکھتا اپنے اندر انگارے بھرتے محسوس کر رہا تھا۔ بھلے ہی ابھی وہ اس سے تعلق میں نہیں تھی لیکن اگلے ہفتے دونوں کی شادی تھی، وہ اس تعلق سے وہ اس کے لیے خاص تھی۔ وہی انسپکٹر نے کونین نے اس پولیس آفیسر کا نرم لہجہ محسوس کرتے اب ذرا کھل کے بولنا شروع کیا۔ اس نے مجھے دھکا دیا، میرے بال کھینچے، یہ دیکھیں میری ہتھیلیوں پہ رگڑ بھی لگی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گئی جس پہ خراشیں تھیں۔ شبیر، برہان نے حوالدار کو آواز دی تو فوراً اندر چلا آیا۔ انسپکٹر دامیر کہاں ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ جی وہ ہاسپٹل گئے ہیں، آج جو وہ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سلسلے میں، بلائے انہیں اب بھی اسی وقت۔ برہان غصہ ضبط کرتے بولا تو وہ فوراً سر ہلاتا باہر نکلا۔ برہان نے کونین کی طرف پانی کا گلاس پھر سے بڑھایا۔ وہ رو ہی اتنا رہی تھی اور برہان ٹھہرا پولیس والا۔ اسے لڑکیوں کو چپ کرانے کا آئیڈیا بالکل نہیں تھا۔ وہ سوسو کرتے برہان کو دیکھنے لگی۔ پولیس آفیسرز کا کام تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے نا، پھر انہوں نے کیوں میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے برہان سے پوچھ رہی تھی۔ اب اس کی فکر نہ کریں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انسپکٹر دامیر نے کیوں یہاں پہ بند کیا ہے؟ برہان اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوا اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جس لڑکی کی خودکشی ہوئی ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اس کے پاس جا رہی تھی لیکن اس انسپکٹر نے مجھے پیچھے کر دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا تو غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ مجھے یہاں لے آئے۔ میرے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے اور اس انسپکٹر کو بھی۔ اب پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ کونین نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے آخر میں کھڑے ہوتے درخواست کی۔ آپ کو میں خود گھر چھوڑ دوں گا، آپ فکر نہ کریں، بیٹھے آرام سے۔ برہان نے اسے واپس کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں میرے گھر والوں کو پتا چلا میں تھانے میں بھی ہو کے آئی ہوں تو میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمارے ہاں لڑکیاں تھانے سے مل جائیں تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے، اور پھر 1 ہفتے بعد میری شادی بھی ہے، اور اگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پتا چل گئی تو میرا تو بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔
कोनैन ने जितनी मासूमियत से सारी कहानी बैठे बिठाए बनाई थी, बुरहान सिर्फ उसको देखता ही रह गया। अच्छा, तो अगले हफ्ते आपकी शादी है? बुरहान ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा। जी, और आपको पता है वो भी पुलिस ऑफिसर हैं, और अगर उनको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। साथ ही कोनैन ने पैंतरा बदला और अब उसको अपने होने वाले शोहर की धमकी लगाई। बुरहान के चेहरे पे मुस्कान सज गई। अभी तो आप कह रही थी कि उन्हें पता चला तो आपका रिश्ता टूट सकता है, और अब आप कह रही हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड को पता चला, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, तो हमारी छुट्टी कर देगा। ये तो दो तजाद बातें हैं। बुरहान थोड़ी के नीचे हाथ रखे हुए उसको गहरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। ये लड़की उसको अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करती हुई महसूस हुई। हाँ, तो होते हैं ना ससुराल में भी कान भरने वाले। अब प्लीज मुझे जाने दे, मेरी आपसे दरख्वास्त है। कोनैन ने फिर से रिक्वेस्ट की। चले ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे अपने होने वाले शोहर का नाम तो बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप सच कह रही हैं या झूठ। वो नाम तो था, 1 मिनट मुझे याद करने दें। क्या बताया था? कोनैन ने जहन पे जोर डालते हुए कहा। लगता है आपको अपने होने वाले शोहर का नाम तक नहीं पता। नहीं, मैं भूल गई हूँ, कोनैन ने मुंह बनाते हुए कहा। चलें ठीक है, आए मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो अपनी जगह से उठा ही था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। वो एक्सक्यूज करता ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि कोनैन फिर से वापस उसी चेयर पे बैठ के। या अल्लाह, मैं किधर फंस गई हूँ। अगर अब्बू को या अम्मी को पता चला और दादाजी को, तो मेरी जान निकाल देंगे। हमारे खानदान की मैं पहली लड़की होंगी जो पुलिस स्टेशन की सैर करके निकलूंगी। हाय मेरा मुंह, अल्लाह जी। अपने मुंह को हाथ लगाते हुए कोनैन तड़पी। मुंह तोड़ के रख दिया उस बदतमीज ने मेरा। अपनी दोस्त फौजिया को याद करते हुए फिर से रो दी, जो न जाने कैसे मर गई थी। पर अब वो इस मामले में नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने थे। अपने मुंह को दबाते वो सर झटक गई। मेरे हाथ लगेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं उसका भी। अब खुद से कोनैन बड़बड़ाते हुए चेयर के साथ टेक लगा गए। कुछ वक्त गुजरा कि इंस्पेक्टर दामीर अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोनैन घबरा के खड़ी हुई। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो गुस्से से आगे बढ़ा के दरवाजा खोलते बुरहान अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर दामीर, आप किस तरह किसी लड़की को बिना किसी वजह के पकड़ के जेल में बंद कर सकते हैं? मुझे बताएं जरा। बुरहान बिना किसी तमहीद के बोला। सर आप? दामीर यकदम अलर्ट होते खड़ा हुआ। कुछ पूछा है वो बताएं। सर, इसने मुझ पे हाथ उठाया। दामीर ने संजीदगी से कहा। आपने क्या किया था जो हाथ उठाने की नौबत आई? बुरहान का करख्त लहजा दामीर को चौंका गया। सर, मैं वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये बीच में आ गए और आपने इन पे हाथ उठा दिया। बुरहान उसके मुकाबिल आता सर्द लहजे में गुर्राया। सर, दामीर घबरा गया। हाथ उठाया था? बुरहान ने दोबारा पूछा। सर, इसने वो फिर कुछ कहने लगा। तुमने हाथ उठाया था? बुरहान की आवाज इतनी ऊंची थी कि कोनैन भी सहम गई। यस सर। चटाख बुरहान का हाथ उठा था। दामीर अपनी जगह से पूरी तरह हिला। थप्पड़ इतना शदीद था कि दामीर के मुंह से खून निकलने लगा। दामीर ने हैरान नजरों से बुरहान को देखा, जिसकी आंखों में शदीद गहरी सुर्खी छाई थी। आइंदा किसी भी लड़की पे हाथ उठाने से पहले उस थप्पड़ को याद कर लेना, क्योंकि मेरी नजर में वो मर्द नहीं जो औरत पे हाथ उठाता है। बुरहान के सख्त अल्फाज पे दामीर ने लब भींचे। उसे देखा, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद सीधा सस्पेंड करूंगा। नाउ आउट। इतनी बेइज्जती पे दामीर का खून खोल उठा था, लेकिन वो बुरहान के आगे नहीं बोल सकता था। दामीर के जाने के बाद बुरहान कोनैन की जानिब मुड़ा। वो फिर से सहम के 2 कदम पीछे हटी। डोंट वरी, आइए मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ दूं। नहीं, अब्बू डांटेंगे, अम्मी भी गुस्सा होंगी। वो बिना पलक झपके तेजी से बोली। आपको अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, और मेरा दिल ये गवारा नहीं करेगा कि आपको किसी और के साथ भेजूं। आए मेरे साथ। बाकी यकीन करें, आपके घर वाले बिल्कुल खफा नहीं होंगे। मेरी गारंटी है, मैं हैंडल कर लूंगा। ट्रस्ट मी। बुरहान ने पहली बार किसी लड़की से इस कदर लंबी गुफ्तगू की थी, और जिस अंदाज में बात की, कोनैन को उसके साथ जाते ही बनी। गाड़ी में वो सारा रास्ते खामोश रही। बुरहान ने एक नजर उस पर डाली। अम्मी तो बता रही थी बहुत बातूनी है ये, लेकिन इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं। बुरहान मुस्कुराया, जिसे कोनैन ने फौरन देख लिया। आप हंस क्यों रहे हैं? उधर मेरी जान निकल रही है और आप। कोनैन ने बुरा सा मुंह बनाया। आप खामखा टेंशन ले रही हैं। आपके घर वालों को मैं संभाल लूंगा, आप बस अपने ससुराल वालों की टेंशन लें, जहां बहुत कान भरने वाले हैं। बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते कहा। आप मुझे टोंट मार रहे हैं? वो उसे देखते बुरा मुंह बना गए। बिल्कुल नहीं, घर आ गया है, उतरे। वो खुद भी नीचे उतरते कोनैन से बोला। वो हैरत से कभी घर को तो कभी उसे देख रही थी। देखो पुलिस ऑफिसर, तुम अब जाओ।
अगर किसी ने तुम्हें इस तरह यूनिफॉर्म में यहाँ देख लिया तो मुझसे 100 सवाल करेंगे। और मेरी शादी? कुछ नहीं होगा आपकी शादी को, बस अपना चेहरा ढांप लें, निशान नजर आ रहा है। बुरहान के कहने पे उसने अपना गाल पे हाथ रखते फौरन अपना गाल ढांपा। डोंट वरी, आए अंदर चलते हैं। वो उसकी बात काटता दरवाजे की बेल पे हाथ रख गया। बस अब गए काम से, मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था ये शख्स मुझे ट्रैप करके यहाँ तक लाया है ताकि मेरी शिकायतें कर सके। कोनैन ने माथा मसला, दरवाजा खुल चुका था। अरे बुरहान भाई अंदर आए। मुराद उनसे हाथ मिलाता उसे अंदर आने की दावत देने लगा, जबकि कोनैन का तो मारे हैरत के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर आए। बुरहान ने आईब्रोज से अंदर जाने का इशारा किया। अरे नैन, आप भी आपके साथ आई हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आ जाओ, आप भी अपना ही घर समझो। क्या हुआ अगर 1 हफ्ते बाद चली जाओगी? आखिर जिंदगी के पूरे 18 साल यहाँ गुजारे हैं तुमने। मुराद ने उसका मजाक उड़ाया। मुंह बंद करो अपना चिलकोर से, वो दांत चबा के बोली, जबकि मुराद मुस्कुराता हुआ अंदर सबको बुरहान के आने की इत्तला देने चला गया। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? कोनैन ने हैरत से पूछा। नहीं, सिर्फ एक बार। बुरहान सुकून से कहता उसके करीब आता उसे मुस्कुराती नजरों से देखने लगा, जबकि कोनैन की नजरें मशकूक थी। अरे बुरहान बेटा, आप आए हैं। आसिया बेगम ने बुरहान के सर पे हाथ फेरा। अब तो कोनैन को लगा वो बेहोश हो जाएगी। अरे कोनैन, तुम भी आ गए, अच्छा हुआ बेटा, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करो, वो खुशी से बोली। अरे नहीं आंटी, मैं अब चलूंगा, बस कोनैन को छोड़ने आया था। उसने कोनैन की जानिब इशारा करते मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। कोनैन को? वो हैरत ज़दा हुई। जी बस वो इनके कॉलेज एक केस के सिलसिले में गया था तो ये वापसी पे पैदल निकली हुई थी, इनको लिफ्ट दी। बुरहान ने डिटेल दी। उफ, कितना बड़ा झूठा है ये। लेकिन ये सब उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही हैं? कोनैन दिल ही दिल में सोचती उलझ रही थी। चलो ये तो अच्छा हो गया, कोनैन और आप मिल लिए। कोनैन बेटा, पानी लेके आओ बुरहान के लिए, उन्होंने कोनैन से कहा तो कोनैन के 14 तबक रोशन हुए। वो बुरहान मतलब डीएसपी बुरहान था। उसे सब याद आ गया, वो नाम भी याद आ गया जो कितनी बार घर में दोहराया गया था और उसने कभी तवज्जो ही ना दी। बुरहान खान जिसका रिश्ता उसकी बड़ी बहन के लिए आया था और अब उसके साथ तय कर दिया गया था। अम्मी आपकी कॉल है। मुराद ने आसिया बेगम को अंदर से आवाज दी तो वो अंदर बढ़ी। क्या हुआ, इतने हैरत से क्या देख रही हो? बुरहान ने उसकी जाने मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए पूछा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सख्त लहजे में पूछ रही थी। क्या नहीं बताया? ये कि आपके ससुराल में से हूँ, या ये कि 1 हफ्ते बाद आप मेरी दस्तरस में होंगी? बुरहान के मायने खेज लहजे पे कोनैन कानों की लोतक सुर्ख हुई। आपको पहले से पता था, आपको मुझे बता देना चाहिए था ना। वो नाराज हो रही थी। बुरहान उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। अम्मी ने कहा था मुलाकात कर लो। मैंने कहा जो आपको पसंद है वो मेरी पसंद। अब अल्लाह को ये अदा भा गई और आपकी मुलाकात मुझसे करवा दी। वो गहरा सांस खारिज करते बोला, जबकि कोनैन आज के तमाम हालातों वाकयात पे गौर कर रही थी कि क्या कुछ किया आज उसने और क्या क्या बोला। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या अच्छा नहीं लगा मैं? वो उसके पास आता जज्ब के आलम में पूछने लगा। कोनैन का दिल धक से रह गया। वो इतने आराम से कैसे बात कर सकता था, वो भी पहली मुलाकात में। कोनैन की जुबान तालू से जा चिपकी। इतने में मुराद खाने पीने के लवाजमात लिए अंदर चला आया। बुरहान भाई, उस दिन भी आप ऐसे ही चले गए थे, आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो प्यार से बोला तो बुरहान मुस्कुरा दिया। बाकी सब ने तो ओके कर दिया है, तुम भी कर दो। वो मुस्कुरा के एक आंख विंक करता मुराद की जानिब पलटा, जबकि उसका आंख विंक करना दानीन को हैरत दर हैरत में डाल गया था। जुबली, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है यार, इसे ट्राई करो। उमैर ने एक ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए इशारा किया। वो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसका कलर जुबी को पसंद नहीं आया। नहीं ना उमैर, ये नहीं, इसका कलर कितना डल है, मुझे ब्राइट कलर लेना है। जुबी ने मुंह बनाया। वो पिछले 1 घंटे से यूं ही शॉप लेके घूम रही थी और कुछ भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। यार अब बस भी करो, ले लो कुछ। ये क्या तरीका है शॉपिंग का, मुझे और भी काम है। वो थोड़ा गुस्सा हुआ तो जुबी ने मुंह बनाते उसे देखा। जुबी, शॉपिंग मुकम्मल करो जल्दी से। उसके देखने पे भी उमैर संजीदा रहा। आपको काम था तो ना आते, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। जुबी का मूड ऑफ हो गया। अब ड्रामे मत लगाना यहाँ, उमैर ने इर्द गिर्द देखते दान चबाते कहा। हमें घर चलना चाहिए, देर हो रही है, चलो जल्दी से। जो लेने आई हो वो लो। वो गुस्से से सख्त लहजे में बोला तो न चाहते हुए भी जुबी की आंखें झिलमिला गईं। वो जो आपने पसंद किया है वही ले लें। वो धीरे से मिनमिनाई और थोड़ी देर पहले उमैर का पसंद किया ड्रेस ओके कर दिया। उमैर ने एक घूरी से उसे नवाजा और शॉप वाले से उसमें मजीद कलर्स का पूछा। उसने ढेरों खोल के रख दिए। देखो इनमें से जो कलर पसंद है फाइनल कर लो। उमैर ने अब की बार नरमी से कहा तो जुबी अपने आंसू हलक में उतारते एक पिंक कलर के सूट का इंतखाब करके उमैर ने शॉपकीपर से उसे पैक करने का कहा। अब और कहाँ जाना है, शॉप से निकल
निकलते पूछा। घर। जवाब एक लफ्ज़ी था। ज़ुबी, मैंने पहले कहा है मुझे नखरे मत दिखाना। मैं उन मर्दों में से नहीं जो नाज नखरे उठाए। मैं प्रैक्टिकल मर्द हूँ, सादा और खरा, इसलिए सीधे तरीके से बात करता हूँ और सीधे तरीके से सुनता हूँ। उमैर, आप इतना सख्त रवैया पहले तो कभी नहीं रखा था। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ ज़ुबी। तुमसे कभी बात कब की है जो तुम मुझे जान सको, लेकिन सब घर वाले जानते हैं मैं ऐसा ही हूँ। अब बताओ क्या करना है। वो सारी बात बिना झिझके करता अब उससे पूछ रहा था। ज़ुबी बस उसे देखे गई। मतलब? ज़ुबी को लगा कि वो उसे अपने बारे में बता के पूछ रहा था कि ताल्लुक जोड़ना है तुमने या तोड़ना है। ज़ुबी का दिल जैसे किसी ने आरे पे रख दिया हो। यार पूछ रहा हूँ आगे और कहाँ जाना है। मैं बैठता ज़ुबी के लिए भी दरवाजा अनलॉक कर गया। जी वो कहाँ था? ज़ुबी अब जरा अपने खोल में बंद हो गई थी। जितना वो उमैर के साथ शॉपिंग पे आने से पहले खुश थी और फ्रैंकली बात कह रही थी, अब उतना ही संजीदा हो गई थी। उमैर ने मजीद कोई भी बात किए बिना गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े गाड़ी से बाहर निकले। दोनों आगे पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। वहां से ऑर्डर दी हुई ज्वेलरी उठाते ज़ुबी की निगाह एक पेंडेंट पे जा ठहरी और बहुत इश्तियाक से उसे देखने लगी। उमैर जो मोबाइल पे लगा था ज़ुबी की तवज्जो का मरकज बना वो पेंडेंट देख चुका था। कुछ और लेना है क्या? उमैर की पुकार पे वो बुरी तरह चौंकी। नहीं बस चलें। वो धीमा सा मुस्कुराती बाहर की जानिब कदम बढ़ा गई, जबकि एकदम से उसको अपने खोल में बंद होता महसूस करते उमैर भी संजीदा हुआ था। वापसी पे रास्ते भर खामोशी रही। कुछ खाना है? उमैर को खुद भूख का एहसास जागा तो ज़ुबी से पूछा, जो अब बिल्कुल ही चुप सी हो गई थी। नहीं, अम्मी ने घर बनाया होगा खाना, वो सहूलत से मना कर गई। मेरी अम्मी घर नहीं है इसलिए मुझे तो भूख लगी है। किसी होटल पे खाना खा लेते हैं। उमैर नॉर्मल अंदाज में बोला। अम्मी ने बनाया होगा वहीं खा लीजिएगा। ज़ुबी ने ऑफर की। नो थैंक्स, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के घर बिन बुलाए मेहमान बन के जाना। वो एक होटल के पार्किंग में गाड़ी रोकते उससे उतरने का बोल के खुद भी उतरा और होटल के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत बड़ा होटल था। एक पल को तो ज़ुबी देखती रह गई। मेन्यू कार्ड पे देखते ज़ुबी को समझ न आया कि वो क्या ऑर्डर करे। वो उमैर को पसंद करती थी और उसने अपनी अम्मी से उमैर के लिए पसंदीदगी जाहिर की। जिस पे उन्होंने उमैर की वालदा से इस बाबत पूछा तो उन्होंने खुले दिल से ज़ुबी को अपनी बहू बनाने की हामी भर ली। यूं ज़ुबी का आया रिश्ता कोनैन को मुंतकिल हो गया, पर ज़ुबी ये नहीं जानती थी कि उमैर एक इम्पॉसिबल शख्स है और एक बहुत बड़ा मार्का है। उस शख्स को तस्खीर करना बहुत मुश्किल है। क्या ऑर्डर करना है? वो पूछ रहा था। जो आप चाहें। ज़ुबी ने सब उस पर छोड़ दिया था। वो उसे 2 लफ्जों में बात समझा गया था और इतनी कम अकल नहीं थी कि मर्द की बात को ना समझ सके, और वो भी उस मर्द की जो उसकी पसंद है। उमैर ने उसकी बात सुनते खुद ही ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद खाना सर्व हुआ। उमैर ने तो सैर होके खाया, जबकि ज़ुबी ने बराए नाम खाया। कुछ भी उसकी पसंद का न था सिवाय सामने बैठे उस शख्स के। चलें, वो बिल पे करते वो बिल पे करके घर तक का रास्ता भी खामोशी से कटा। लगता है मेरी बातों का बुरा मान गई तुम? उमैर ने उसकी जानिब देखते पूछा। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ुबी ने जल्दी से सफाई दी। ये लो सारा सामान। वो उसकी तरफ सारे शॉपर्स बढ़ाता बोला। वो मैं मुलाजिम को बुलाती हूँ, वो ले जाएगा। ज़ुबी ने इतना ज्यादा सामान देखते हुए कहा। क्या मतलब? ये 4 शॉपिंग बैग्स के लिए तुम मुलाजिम को बुलाओगी? खुद उठा लो, ज्यादा वजनी नहीं है। वो पहले हैरानी फिर संजीदगी से बोला। ज़ुबी ने उतरते ही वो शॉपर्स हाथ में उठा लिए और उसकी जानिब पलट के देखा। आप नहीं आएंगे? वापिस पलट के पूछती उमैर को बहुत मासूम लगी, जो उसकी हर बात चुपचाप माने जा रही थी। लेकिन क्यों? वो यहाँ जानना चाहता था। नहीं, अब एक ही बार आऊंगा। इतना कहते ही गाड़ी आगे बढ़ा गया, जबकि ज़ुबी गहरा सांस भरते अंदर गेट की जानिब बढ़ गई। उसका लाया हुआ सारा सामान चची मुनीजा और मुराद देखने लगे। ये सूट तो काफी प्यारा है, लेकिन पिंक कलर तो ज़ुबी तुम्हें पसंद नहीं। फिर ये क्यों ले लिया? मुनीजा चची ने हैरानी से पूछा। वो उमैर को पसंद है। ज़ुबी ने बात बनाई। अच्छा, तो उसकी पसंद से शॉपिंग की है। चलो अच्छा है, पहले ही एक दूसरे को समझ जाओ, आगे चल के आसानी होगी। चची जान, आप ये सब देख के समेट लेना, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। वो वहां से उठ के सीढ़ियां चढ़ने लगी। जबकि सीढ़ियां उतरती कोनैन बुरी तरह ठट्ठी। इसे क्या हुआ है? मूड इतना खराब क्यों है? भाई एहसास हो गया होगा हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सीढ़ियां चढ़ती ज़ुबी ये अल्फाज बाखूबी सुन चुकी थी और उनका तंज भी समझ गई थी, लेकिन फिर भी खामोशी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। मुनीजा चच्ची ने सर झटका। बुरहान उनकी कजन का बेटा था और चच्ची मुनीजा ने बहुत मान से इस रिश्ते को ज़ुबी के लिए पसंद किया।
जो उमैर के लिए एक झटके में उस रिश्ते को लात मार गई। चची मुनीजा को ज़ुबी की बजाय कोनैन के रिश्ते का कहा तो वो उस पे हामी भर गई, बल्कि खुश हो गई क्योंकि उन्हें कोनैन पर्सनली ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसकी उम्र कम थी इसलिए उसने उस पे रिश्ता न डाला। पर अब ऊपर जोड़ियां पना रहा था और अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन भी आन पहुंचा। निकाह की सुन्नत के बाद सभी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ज़ुबी की आंखों से नीर बहे। वो जानती थी उमैर जैसे इंसान के साथ जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से वो ये सब बर्दाश्त कर लेगी। उस जिद्दी दिल के हाथों मजबूर होकर वो उमैर की जिंदगी में शामिल हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ कोनैन रुखसती के वक्त एक आंसू ना बहा सकी, बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में रही जैसे सब एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हों। बेटा तुम नाराज हो? बिल आखिर जहांगीर साहब ने उसका अंदाज नोट कर लिया। यह हक आपने मुझे दिया ही कब है? वो बिना उनकी जानिब देखे बोली, बेटा अगर मेरे किसी अमल से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से नाराज हो के रुखसत मत हो, वरना सारी जिंदगी मेरे दिल पे एक बोझ रहेगा। वो नम लहजे में कोनैन से कह रहे थे। उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया था। कोनैन मेरी बच्ची मेरी तरफ देखो। वो रोते हुए उसका रुख अपनी जानिब कर गई। अब्बू आपने जो करना था कर लिया, अब पता नहीं जानती। वो अब की बार नॉर्मल अंदाज में बेबसी से बोली। जहांगीर साहब जैसे चुप से हो गए। रुखसती की रस्म अदा हो आसिया और जहांगीर एक दूसरे के पास बैठे दुखी हो रहे थे। बेटियों के एक साथ रुखसत करने के बाद वो दोनों उनकी यादों में खोए हुए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो जहांगीर, कितना अच्छा सबब पैदा किया अल्लाह ने। दोनों बेटियों के फर्ज से एक साथ सबकदोश हो गए। अब शाहज़म के लिए भी लड़की ढूंढो और उसके फर्ज की भी अदायगी कर दो। दादी ने जहांगीर के उदास चेहरे की जानिब देखते कहा। जी इंशाल्लाह। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया। मुराद के लिए क्या सोचा? मैं तो कहती हूँ इसे बोर्डिंग में डाल दें। मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद वैसे भी बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, जिंदगी संवर जाएगी उसकी। आसिया बेगम ने अपना मशवरा दिया। मेरा ख्याल है बहू ये सोच तुम्हें शाहज़म की दफा भी आनी चाहिए थी। दादी ने संजीदगी से कहा तो जहांगीर साहब चौंके, जबकि आसिया उनका मुंह देखती लब भेज गई। बाबा आसिया मुराद के भले के लिए ही बोल रही है। मुझे अच्छे से पता है किस में भला है, और मुराद के लिए मैंने सोच लिया है उसे अब्रॉड भेजूंगा हायर स्टडीज के लिए। वो पुख्ता अंदाज में बोले। माफ कीजिएगा बाबा हजूर, ये सोच आपको शाहज़म की बार नहीं आई? अब की बार आसिया उन्हें दूबदू जवाब देती अपनी तरफ से लाजवाब करती उठ गई थी। हाँ नहीं आई, क्योंकि उसकी सगी माँ जिंदा है। दादी की बात पे आसिया के कदमों में जंजीर सी डल गई। आप जानते हैं मैं जितना मर्जी कर लूं कोनैन और मुराद से हमेशा सौतेली ही रहूंगी। वो दुखी हुई। सगा सौतेला कुछ नहीं होता, बस इंसान के रवैये बता देते हैं कि कौन आपकी कितनी परवाह करता है। इसी घर में ही रहता हूँ और सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। अपने बेटे शाहज़म की फिक्र करो, मुराद के लिए मैं खुद ही बहुत हूँ। वो अपनी शाल झाड़ते वहां से उठ के चले गए। देखा आपने, आज दादी मुझे सुना गए। इतना कुछ सहा मैंने, आपकी दूसरी शादी करवाई, अपनी सौतन को अपनाया, उसके बच्चों को अपनाया, उनकी परवरिश की, और आज ये सिला मिला। वो रो रही थी। आसिया तुमने ये सब सिले के लिए किया था? क्या बात कर रही हैं जहांगीर, जाहिरी बात है नेकी की है। वो बुरा मान गई। तो फिर आज तुम्हारी वो नेकी जाया हो गई है आसिया, क्योंकि तुमने अपनी ये नेकी एक ऐसे थैले में जमा की जिसमें सुराख थे। उनकी इतनी गहरी बात सुनती आसिया का रंग पल में मुतगय्यर हुआ। वो जा चुके थे लेकिन उन्हें आईना दिखा के ज़ुबी दुल्हन बनी उमैर की सेज पे बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उमैर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज़ो अतवार बिल्कुल रवायती दुल्हों की तरह लग रहे थे। कमरे की आराइश देख के वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। सुर्ख गुलाबों की सेज और उनकी भीनी भीनी खुशबू से अच्छी लग रही थी। अब क्या यूं ही बैठी रहोगी सारी रात इतने भारी भरकम लहंगे में? वो तमस्खोराना अंदाज में बोला। तो ज़ुबी फौरन अपनी जगह से उठी और वजनी लहंगे को बमुश्किल थामे ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, जबकि उमैर लापरवाही से बाथरूम की जानिब। सब जेवर उतार के रखते ज़ुबी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका जिद्दी दिल बहुत जलीलो ख्वार करने वाला था। ये बात वो अच्छी तरह से जान गई थी। ड्रेस चेंज करके वो बाहर आई तो कमरे में खूब अंधेरा था। वो अंदाजा करती बिस्तर की जानिब बढ़ी। उमैर, उसने उसे पुकारा। क्या मसला है यार? वो उसके जवाब में बेजारी से बोला। नहीं कुछ नहीं। वो आंसुओं को गोला हलक में अटकता हुआ महसूस करती वहीं एक तरफ टिक गई। कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? कहीं उमैर किसी और से? ये सोच आते ही ज़ुबी का दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ। उसने ज़ुबी के लिए कोई तारीफ भरा एक जुमला तक नहीं बोला था, बल्कि एक बार भी ज़ुबी की तरफ देखा तक न था। उसके आंसू शिद्दत से बहने लगे। उमैर जो थकन से चूर सोने की कोशिश कर रहा था, उसके रोने की आवाज पे साइड लैंप ऑन करता उसे देखता उठ बैठा। क्यों रो रही हो? कौन मर गया है? वो भड़का था। उसके सर में शदीद दर्द था और ज़ुबी के आंसू से गुस्सा दिला रहे थे।
मुझसे नफरत करते हैं? वो डरते डरते पूछ रही थी। किसने कहा? वो दांत पीसता बोला। आपके रवैये से। वो हिचकी भरते बोली, यार मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे इन चौंचलों की उम्मीद मत रखना। मुझसे ये सब नहीं होता। और रही बात नफरत की, तो अगर नफरत करता होता तो शादी ही न करता। वो टका सा जवाब देता अपनी आंखों पे बाजू रख गया। आपकी तबीयत ठीक है क्या? ज़ुबी को उसकी तबीयत में कुछ आवाज़ार की लगी। हाँ ठीक हूँ, बस सोना चाहता हूँ, सर में दर्द है। प्लीज तुम भी लेट जाओ, बिना आंसू बहाए। इट्स रिक्वेस्ट। वो माथे पे बल डाले बोला तो ज़ुबी उसके साथ लेटते उसकी जानिब देखने लगी जो अब लैंप ऑफ कर रहा था। मैं आपके सर दबा दूं? ज़ुबी धीरे से बोली। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? वो उल्टा उससे सवाल कर गया। बिल्कुल नहीं। ज़ुबी उसके करीब होते बैठती, उसके माथे पे अपने नरम मुलायम हाथ रखे। उसका माथा गर्म था। ज़ुबी के ठंडे हाथों से जैसे उसके जिस्म में सुकून उतरा। तने हुए असाब ढीले पड़े थे। वो उस पे आयतों का दम करती, साथ साथ उसका सर भी दबा रही थी। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता ही न चला, जबकि उसके नरमो गुदाज हाथों के लम्स से उमैर के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। एक नया जज्बा अपने अंदर महसूस करने लगा। मुखालिफ सिन्फ की कशिश उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। वो अपने महरम रिश्ते की जानिब दिल से बढ़ना चाहता था, पर उस पे नींद का गलबा बढ़ा था कि वो भी नींद की वादियों में खो गया। कोनैन, ये सब क्या है? बुरहान कमरे में आया तो कोनैन बिस्तर पे एक तरफ लहंगा चेंज के नॉर्मल ड्रेस में बैठी थी, जबकि एक बैग भी उसने तैयार करके रखा था। ये मेरा बैग है डीएसपी, वो पूरे तमादी से बोली। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैकिंग करके कहाँ जाना है? मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कोनैन की बात पे बुरहान के लब भींचे, माथे की रगें तनी थी। वो उसे बिना कोई जवाब दिए सख्त नजरों से देखने लगा। ऐसे मत देखें प्लीज, मुझे जानना है और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो उठते हुए संजीदगी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? जी हाँ, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, कोनैन ने साफ कहा। बुरहान के अंदर टूट फूट हुई। अगर नहीं करनी थी शादी तो इनकार कर देती। वो बुरी तरह अपसेट हुआ। यही तो मसला है, इनकार नहीं कर सकती थी। सौतेली माँ ने जो परवरिश की, उसका बदला उतारना था। एक एहसान किया था, वो चुकाया है। कोनैन ने दुखी दिल से तनफ्फुर भरे लहजे में कहा। सौतेली माँ? बुरहान उलझा। छोड़े, आप नहीं समझेंगे, प्लीज मुझे हॉस्टल छोड़ाएं। हॉस्टल? मेरी बीवी होकर तुम हॉस्टल में रहोगी? इम्पॉसिबल। कोनैन, बेहतर होगा चुपचाप अपना ये सामान वापस रखो और सीधे तरह खुद को मेरे हवाले करो। बुरहान की बातें सुनती कोनैन ने उसे घुरी से नवाजा। आप न थोड़ा दूर रही मुझसे, मैं जितनी पोलाइट दिखाई देती हूँ ना, उतनी मैं हूँ नहीं। कोनैन ने मुंह टेढ़ा करते कहा। पोलाइटनेस से मेरी बनती भी नहीं, मुझे तो वाइल्ड अंदाज ज्यादा भाता है। बुरहान ने अपनी शेरवानी उतारते एक तरफ रखते आंख विंकी। उसकी जानिब कदम बढ़ाते वो उसे डरा रहा था। पास क्यों आ रहे हैं? दूर रहें। वो पैनिक होती पीछे हटी। शादी तुमसे दूर रहने के लिए नहीं की। बुरहान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। खुद के इसके शकंदे से आजाद कराने की नाकाम कोशिश में वो हलकान हुई, पर अब तो हो गई है, अब कोऑपरेट करो। वो उसकी थोड़ी के खम पे लप रखता गंभीर लहजे में बोला। कोनैन जी जान से कांपी। छोड़े मुझे। वो लाल चेहरे के साथ सर झुकाए बोली तो बुरहान का कहका गूंजा। शादी की पहली रात ही से तुम्हें बताऊंगा छोड़ना क्या होता है और छूना क्या होता है। वो उसको अपनी बाहों में भरे पीछे की जानिब पलटता लाइट स्कूल कर गया। नैन, पैनिक मत हो, कुछ नहीं करूंगा। वो उसके माथे पे बोसा देते उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। करीब मत आओ, वो हकलाते हुए बोली। क्यों? तुम्हारे करीब ना आऊं तो कहाँ जाऊं, जबकि शोहर बीवी का और बीवी शोहर का लिबास होती है, और आज मैं तुम्हारा लिबास बनना चाहता हूँ। तुमसे सुकून चाहता हूँ। बुरहान गंभीर लहजे में बोलता उसके करीब हुआ। मुझे थोड़ा वक्त दें प्लीज, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, आप जितनी हो जाऊंगी फिर सुकून ले लीजिएगा। वो मजे से बोली। अच्छा, क्या आइडिया है जनाब का, वाह, लेकिन इंतहाई बेकार है, क्योंकि बुरहान खान का जिद्दी दिल एक बार जो ठान ले तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। कहते साथ ही बुरहान ने अपना हिसार बांधा। कोनैन का दिल पसलियां तोड़ के बाहर आने को बेताब हुआ। वो जितना उससे दूर जाने का सोच रही थी, बुरहान ने उसे वैसे ही अपने दिल के बेइंतहा करीब कर लिया, अपना और उसका रिश्ता आगे बढ़ा लिया। कोनैन चाह के भी अब खुद को उसके एहसास से नहीं निकाल पाई और बुरहान की मोहब्बत की बारिश में भीगने लगी, जिसने बहुत ही नरमी से उसे खुद में समेटा। मुएर की आंख अचानक रात को 3 बजे खुली। ज़ुबी को अपने पास बैठे देख उसके चेहरे पे मुस्कान सी सज गई। धीरे से दराज से एक पेंडेंट निकाल उसकी गर्दन की जीनत बनाया और उसका सर तकिए पे रखा। बेख्तियार ही उसे देख के गया। वो सोई हुई उमैर के दिल के तार छेड़ने लगी। आगे बढ़ के उसके माथे पे बोसा दिया तो ज़ुबी ने नींद में उसे जोर से हक किया। वहीं उमैर के जज्बात में एक अजीब सी हलचल हुई। वो ज़ुबी की सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया। ज़ुबी से अचानक अफ्ताब पे बुरी तरह बौखलाई, लेकिन उमैर की गिरफ्त से खुद को बचा ना पाई और अल्लाह की रजा की खातिर दिल की रजामंदी से उसे खुद को सौंप दिया।